जय हिंद। बेटा देखेंगे आज हमारी फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्लास 12th की फिजिक्स में। बेटा यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट में हमने यहाँ तक पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट 6 है। तो पार्ट 6 में टॉपिक रहेगा हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से समझना, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का सूत्र। तो यहाँ पर समझेंगे सभी बच्चे ध्यान पूर्वक। तो देखिए आज का यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 6 समझेंगे बेटा सभी स्टूडेंट। और आज हमारी जो क्लास है यानी कि ये चैप्टर फर्स्ट की वो बिल्कुल कंप्लीट होगी। तो पूरा ध्यान पूर्वक कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे सभी स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वाली क्लास में हमने लेक्चर 5 में यहाँ तक सबसे पहला परावैद्युतांक करा दिया था। ठीक है, लेक्चर 5 में परावैद्युतांक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना अक्षीय स्थिति में भी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद बेटा यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया था निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद हमने कंप्लीट कर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है वो है बिंदु आवेश के कारण। यहाँ पर बेटा कारण लिख लेना, कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सभी छात्रों की नजर सामने होनी चाहिए, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोशिश करेंगे एकदम स्मार्ट तरीके से समझाने की, बस आप ध्यान पूर्वक समझते रहेंगे। तो सपोज यहाँ पर ये कोई एक अक्ष है, ये क्षैतिज अक्ष है और ये बेटा कोई ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ठीक है, ये सपोज कोई ऊर्ध्वाधर अक्ष है और ये है क्षैतिज अक्ष। अब हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और यहाँ माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है जो कि बिंदु ए तथा बी पर स्थित है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। तो आप मुझे बताइए कुछ ये कंडीशन होती थी तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड की जाती थी वो किस स्थिति में होती थी, तो अक्षीय स्थिति में। और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करते थे हम, तो वो किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, जो कि हम पहले आपको इससे पहले की क्लास में बता दिए हैं। अब यहाँ पर बात आती है सर किसी भी बिंदु पर, तो कहीं पर हम बिंदु P को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु P रखा हुआ है और जहां से ये बिंदु O है, यहाँ पर इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है, जहां से स्मॉल r दूरी पर ये एक अन्य बिंदु P रखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी बिंदु पर मतलब एनी पोजीशन, यहाँ पर एनी पोजीशन की बात कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अब बाबू नजर सामने होनी चाहिए कि ये कह रहा है कि सर अगर हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करते हैं तो यहाँ पर कोई एकांक आवेश को लेके आते हैं। ये एकांक आवेश को लेकर आते हैं जिससे कि इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक होगा और एक होगा यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर घटक। तो दो क्षैतिज घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। और इसका परिणामी घटक की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, ई होगी। यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। ठीक है, यहाँ पर एंगल थीटा है। जब ये एंगल थीटा है तो बेटा जी ये भी कोण क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा। समझ में आ रही है बात? देखिए चित्र को बड़े ध्यान से आप समझना, क्योंकि मेन चीज फिजिक्स में बेटा चित्र ही होता है। अगर फिजिक्स के अंदर आप चित्र समझ गए तो समझ लीजिए आप उसकी गणना को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं, बड़े आराम से। बस चित्र को नजर सामने करके बहुत ही ध्यान पूर्वक समझ लेंगे कि चित्र इसका कैसे बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्षैतिज घटक है। याद रखना एक बात कि थीटा यानी कि ये एंगल थीटा है, तो कोण के पास वाला कॉस होता है। कोण के पास वाला घटक कौन सा होगा, कोण कॉस होगा। और कोण से दूर वाला घटक कौन सा होगा माय डियर, तो साइन होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर P cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा P sin थीटा। अब अगर यदि मैं इन आवेशों को थोड़ा सा इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, मतलब कुछ इस स्थिति में लेके आऊं, मान लूं सपोज यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और सपोज यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है, तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि ये जो कंडीशन होगी यहाँ से यहाँ तक ये कैसी स्थिति में हो जाएगी, तो निरक्षीय स्थिति में। और यहाँ पर ये वाली पोजीशन किस स्थिति में हो जाएगी, तो अक्षीय स्थिति में। यानी कि कहने का कुल आशय ये है कि यहाँ पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर सबसे पहले बेटा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो देखिए क्योंकि सबसे पहले गणना करते हैं इसकी, ध्यान पूर्वक समझना इसकी कैलकुलेशन। तो क्योंकि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जल्दी बताइए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, बताइए सभी बच्चे। चलिए यहाँ पर देखेंगे बेटा, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पर हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 शो कर देते हैं, E1, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E2 शो कर देते हैं। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। अब आप मुझे बताओ अक्षीय स्थिति में यहाँ पर कितना होता है? 2P होता है, लेकिन अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं तो इसका ये जो घटक है वो कौन सा होगा? P sin थीटा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा P sin थीटा। कोई समस्या बेटा यहाँ तक? और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। इसी प्रकार क्योंकि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। तो इसलिए यहां से हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा। यहाँ पर बेटा P sin थीटा है तो यहाँ आ जाएगा P cos थीटा अपॉन RQ, और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड का। अब हम फाइनली यहाँ पर नाउ बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड कर लेंगे। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर ये E1 है, ये E2 है, जब इन दोनों का हम परिणामी यहाँ पर निकालेंगे तो फाइनली क्या है? यहाँ पर E है। तो क्योंकि E बराबर E1 प्लस E2, और इन दोनों का हो जाएगा यहाँ पर वर्ग, और वो भी किसमें? वर्गमूल में। यहाँ तक क्लियर भाई? अब हम E1 और E2 की वैल्यू को उठा के रख देंगे तो समझेंगे कुछ इस तरह। तो देखेंगे अब हम, क्योंकि अभी हमने देखा था E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो आप बताइए, इसलिए E बराबर E1 कितना है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P sin थीटा, 2P sin थीटा अपॉन RQ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन RQ का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर E1 और E2 की हमने वैल्यू को पुटअप कर दिया। उसके बाद में इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। दिस इज एम्प्लाई दैट E इक्वल टू √, यहाँ पर बेटवा जब हम इसका होल वर्क खोलेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, और यहाँ पर भी RQ और यहाँ पर भी RQ है। तो इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो बाहर कॉमन आ जाएगा क्या? तो थोड़ा एक मिनट, यहाँ से बाहर जब कॉमन लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ क्या आ सकता है? कॉमन, और अंडर रूट के अंदर बचेगा यहाँ पर 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि P बाहर आ गया है, और यहाँ पर बचेगा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आ रहा है सभी? अब आगे हम इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा कैलकुलेशन फाइनल हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ अंडर रूट 2 sin थीटा का जब होल वर्क खोलेंगे तो ये आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का खोलेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, राइट। उसके बाद E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइनली यहां से हम निकाल देंगे E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये आ गया हमारा इस प्रकार फाइनल समीकरण, यानी कि ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन किसका, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना का सूत्र। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए सभी स्टूडेंट? चलिए, तो इसे आप एक बार अच्छे से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, वीडियो को पुश करके दोबारा से देख लेंगे, जिससे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या ना रहे। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा ये जो लेक्चर था पार्ट नंबर 6 का, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम, गाउस की प्रमेय, इन सभी पर डिटेल डिस्कस करेंगे। आप छोटा सा एक काम कर देंगे, हमारा वीडियो को शेयर कर देंगे, प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे मन लगा के। जय हिंद, धन्यवाद।